नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर, करंटली वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है जीके, जीएस और साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें ताकि एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके हम अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर पाएं। तो क्योंकि जीके जीएस में स्कोर अच्छा किए बिना आज के टाइम में सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे कि हम देखें तो कई लोग सोचते हैं कि जीके जीएस को उतना ना पढ़ के या कम स्कोर करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, पर उसमें कई बार अपन को दिक्कत ऐसी हो जाती है कि नंबर तो ठीक आ जाते हैं लेकिन फाइनल मेरिट में कई बार बाहर हो जाते हैं, और उसका मेन कारण कई बार जीके जीएस में कम स्कोर रहना ही होता है। जैसे अभी एमपी पुलिस का देखें अपन, तो एमपी पुलिस में अपन अगर ध्यान से देखें तो नॉर्मली 65 मार्क्स यानी 100 में से 65 नंबर का मैथ्स रीजनिंग होता है, 15 नंबर की साइंस होती है और 20 नंबर की जीके जीएस होती है। तो लोग सोचते हैं कि 65 नंबर का मैथ्स रीजनिंग हो जाएगा और 15 नंबर की साइंस में कुछ मार्क्स आ जाएंगे और कुछ मार्क्स जीके जीएस में हो जाएंगे, तो थोड़े बहुत करके क्वालिफाइंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे 75 के अराउंड। पर कई बार ये 75 मार्क्स आ भी जाते हैं, लेकिन जो अब नया पैटर्न हो गया है कि 100 का फिजिकल है, 100 का पेपर है, तो उसकी वजह से आगे जब मेरिट आती है तो कई लोग बाहर होते हैं, जैसा कि अभी 2023 वाले एग्जाम में हुआ भी है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना दूं ताकि अपन अच्छे से समझ सकें कि जीके में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते ही नहीं है, जीके जीएस को पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, पर क्या होता है कि अपन उसको रिवाइज नहीं करते और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो कई बार जब एग्जाम में अपन को क्वेश्चन मिलते हैं, पढ़े हुए लगते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है, पर एक्चुअल में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और दो ऑप्शंस में अपन मोस्टली जो होता है वो गलत ऑप्शन ही टिक करते हैं और अपने नंबर चले जाते हैं। तो इसलिए अपन को अच्छे से पढ़ना है। और एक्चुअली में क्या होता है कि पढ़ते बहुत हैं, ठीक है, लेकिन अब जीके जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि अपन को समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब आप खुद देखें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स है, साइंस है, और साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और एनवायरनमेंट, कितने सारे टॉपिक्स हैं। तो सारे टॉपिक्स अपन और सारी चीज़ें तो कवर कर नहीं सकते, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उनके लिए अपन चीज़ें अच्छे से अच्छी कर सकते हैं ताकि अपन एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं। क्योंकि बिना जीके के आज के टाइम पे कुछ नहीं है अगर देखा जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसमें 100 में से 50 नंबर की जीके आती है। ग्रुप डी का पेपर है, उसमें भी देखा जाए तो अच्छे खासे 40-50 नंबर के उसमें जीके आता है, साइंस। तो आइए अपन कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अपने टाइम पर जब मैं तैयारी किया था और कैसे मैंने पढ़ा था, तो चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। बस अपन सही तरीके से पढ़ें, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, तो शायद अपन कम पढ़ के भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर बात वो है कि चीज़ें अच्छे से जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, तब है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। चलिए, तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते ही रहते हैं, मतलब आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इनके प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स और पीडीएफ में डेली प्रोवाइड करवाता जाऊँगा टेलीग्राम पर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, उससे आप ऐड हो जाना, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि अपन देखें पॉलिटी देखें, यानी राजनीति या संविधान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे मोस्टली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आप लोग भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संविधान सभा है, तो संविधान सभा से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, कब बना था, कब नहीं बना था, इससे रिलेटेड कितने सदस्य हैं, ये सब चीजें संविधान सभा से आती रहती हैं। प्रॉपर कब बना था, क्या चीजें कब हुई थी। दूसरा टॉपिक है जैसे अपना क्या, संविधान संशोधन। अब कितने सारे संशोधन हुए, उनमें से अपने इम्पोर्टेंट हैं, अपन वो पढ़ लेते हो, वही घूमते रहते। जैसे 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है, 71वां है, 72वां है। तो इस टाइप से ही मोस्टली संविधान संशोधन वही के वही अलग अलग भाषा में घूमते रहते हैं। तो क्वेश्चंस वही आते हैं, बस आपको भाषा बदल दी जाती है। तो अपन को बस वही ध्यान रखना है, मेन टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। जैसे अनुच्छेद है, अब अनुच्छेद का क्या है, अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, 395 अनुच्छेद है, उसके बाद सब आर्टिकल्स भी उसके,
तो अपन को मेनली ए वाले तो याद होने ही चाहिए, आज के टाइम पे बहुत रिपीट हो रहा है, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, इससे क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं। अब 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, तो उसी में से आते रहते हैं कि किस मौलिक अधिकार अनुच्छेद के बारे में कैसे है क्या है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, तो इसको बोलते हैं डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। डीपीएसपी 36 से 51 तक है। तो ये अभी लेटेस्ट देखे जाए तो आप लास्ट एक साल में से ऐसा शायद ही कोई पेपर हो जिसमें से इससे एक ना एक क्वेश्चन ना आया हो। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व रहते हैं, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मौलिक कर्तव्य से आते हैं। राष्ट्रपति के जो आर्टिकल रहते हैं उसकी शक्तियां क्या है, जैसे कि शपथ का है, महाभियोग का, इस टाइप से आपने पढ़े होंगे क्वेश्चंस, वो आते रहते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं उसके आर्टिकल के। और ये तो फिर है ही संविधान के जो भाग हैं, किस भाग में क्या है। उसके बाद अनुसूचियां हैं, कौन से अनुसूची में है, जैसे कि 7वीं वाली अनुसूची तो आती ही रहती है, संघ सूची, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है 7वीं में, और बाकी भी जो है, ठीक है। और विदेशी स्रोत, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, विदेशी स्रोत है कि संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं या फिर मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो पॉलिटी में अगर आप इतना भी कर लेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पे शायद ये क्वेश्चन ना बने। अब जैसे राजनीति या पॉलिटी के बाद अपन आते हैं हिस्ट्री की ओर, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी यही जब सब चीजें रहती हैं। हिस्ट्री कहने को बहुत बड़ा है कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ऐसा नहीं है, चीजें अगर इनको पढ़ लेंगे तो बहुत हद तक क्वेश्चन अपन कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चंस आते रहते हैं। मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, या फिर लोथल, कितनी सारी चीजों से क्वेश्चन बन जाते हैं। बस अलग अलग तरीका, अपन को टॉपिक पे फोकस करना है। मेन ये नहीं कि अपन ऑब्जेक्टिव लगा लिए खत्म है, टॉपिक कवर कर लोगे फिर प्रैक्टिस करना है। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं बुक बताऊंगा कि किस बुक से प्रैक्टिस करनी है, उसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। बुक मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अभी आप टॉपिक्स देख लें, पर वो बुक मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उससे आप लगाना जब बुक को तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है वो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वंश है, साम्राज्य, राजधानी, राजा। अब ये सब चीज है कि किसी राजा का नाम देते हैं कि किस साम्राज्य से संबंधित है या किस वंश से, या कोई राज्य दे दिया, इस राज्य की राजधानी क्या थी, वो वाला नहीं। ये अपना उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सिंपली वो अलग रहते थे। जैसे मगध की राजधानी क्या है, या फिर ये सब चीजें, ठीक है। अब मोस्टली जैसे कि अपन कुछ राजाओं के बारे में तो आपने मोस्टली देखा होगा, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के बारे में कई क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से चीजें आ रही हैं, इन्हीं के सबसे ज्यादा आते रहते हैं। कुछ और भी जैसे हर्ष है, पुष्यमित्र शुंग है, ये सब चीजें इन्हीं से रिलेटेड ही आती रहती है। चंद्रगुप्त तो और भी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो राजा, वो मैं आपको बता दूंगा आगे और उनके बारे में। अब जैसे एक बहुत रिपीटेड टॉपिक है प्रमुख युद्ध। अब युद्ध के बारे में कितने सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, किस किस के बीच हुआ था युद्ध, कब हुआ था, कौन जीता था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। कुछ वेदों के बारे में अपन कुछ छोटी छोटी जानकारी रख लेंगे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज, ज्यादा नहीं है। महाजनपद के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में टॉपिक है प्रमुख गवर्नर जनरल, ठीक है। प्रमुख गवर्नर जनरल कौन है, कैसे हैं, इसके बारे में। अब गवर्नर जनरल या वायसरॉय बोलते हैं, तो उनने क्या किया है वो पूछ लेते। ए वाली चीज है, किस गवर्नर जनरल की कार्यकाल में हुई है, या किसने ये वाली चीज करवाई थी। जैसे जनगणना है तो लॉर्ड मेयो है। क्वेश्चन आते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने क्या किया है, या वो काम पूछ लेते हैं। तो बस इनके बारे में पढ़ना है अलग से, ठीक है। जैसे लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, लॉर्ड मेयो है, ये सब चीजें, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, ऐसी चीजें। अब एक और इसके बिना तो कोई पेपर बनता ही नहीं है हिस्ट्री का। अगर क्वेश्चन आए कांग्रेस अधिवेशन, अब जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो बहुत सारे थे, पर अपन को इम्पोर्टेंट देखना। जैसे कई बार आपने लखनऊ अधिवेशन कितनी बार आ चुका है, लखनऊ अधिवेशन हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया। अब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन किसका अध्यक्ष था, या गांधी जी ने पहली बार कौन से वाले
कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, या सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो कब रहे थे, इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, गांधी जी के बारे में तो जितना हो सके पढ़ ही लेना, उन्होंने कौन से आंदोलन करे थे, कब किए थे, ये सब इतना ही काफी रहेगा। आधुनिक इतिहास है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं जिसको, उसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में अपन देख सकते हैं कि जैसे जलियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है, या फिर साइमन कमीशन है कब आई थी, या नरम दल गरम दल कब टूटा था, सूरत अधिवेशन है, इस टाइप से चीजें हैं। मुस्लिम लीग कब आई थी, बंगाल विभाजन है, क्रिप्स मिशन है, कितनी सारी चीजें। तो इनके एटलीस्ट अपन को सन याद तो होने चाहिए कब हुए थे, और थोड़ा बहुत अगर अपन पढ़ भी लें तो भी फायदा हो जाएगा अगर थोड़ा घूम के क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक और विदेशी आक्रमण है कि मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था, गजनी ने कब आक्रमण किया था, या पहला आक्रमण कौन था, आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था, इस टाइप से चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और जैसे अपन मीडियावल हिस्ट्री यानी कि मध्यकाल का इतिहास, तो आजकल देखे तो उतना नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत, जैसे गुलाम वंश है, मुगल वंश है, और 1857 की क्रांति, उस टाइम पीरियड में जो अंग्रेजों ने काम किए उसके आसपास के, वो थोड़ा सा देख सकते हैं अपन। तो अब देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, पर एटलीस्ट कैसे भी करके सब नहीं तो इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतना है तो उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, पर इतना तो आपको बिल्कुल चीजें कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आती ही रहती, रिपीट होती रहती है एग्जाम में। अब अपना पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, इसके बाद अपन आते हैं इकोनॉमिक्स की ओर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल लिमिटेड चीजें हैं, पर क्या है कि लोग पढ़ते ही नहीं है, इस सब्जेक्ट से डरते हो, इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है, बिल्कुल सीधा सरल सब्जेक्ट है, और लिमिटेड चीजें, वही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते, कुछ अलग से नहीं आता इसमें, बस उसकी थोड़ी भाषा है वो क्लिष्ट है कह सकते हैं। बाकी एक बार अगर आप पढ़ लेंगे आराम से चीजें, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बन जाएंगे क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो अपन देखें, जैसे अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि 3 क्षेत्र रहते, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इससे कितने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अपन अब इनको ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा, फिर सोचते इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये तो एटलीस्ट पढ़ने ही चाहिए क्षेत्र है। उसके बाद बैंकिंग है, अब बैंकिंग के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आरबीआई एक्ट है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के काम क्या है, कब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आरबीआई के आते रहते हैं। और भी कुछ बैंक्स हैं उनका पढ़ सकते हैं, बट मेनली आरबीआई का तो पता होना चाहिए, और बैंकिंग का कैसा क्या, थोड़ा बहुत हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी अपन देख सकते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोलते हैं जिसको। उसके बाद जैसे आप लोग देखते हैं हर एक दो एग्जाम में मिलता ही रहता है जीडीपी क्या होता है, आप लोग आजकल सुनते भी होंगे कि जीडीपी के बारे में सोशल मीडिया पर आसपास। ठीक है, तो जीडीपी है, राष्ट्रीय आय, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। इसके बाद बजट आ गया, बजट का थोड़ा कि बजट का इतिहास जरूर पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन उल्टे सीधे बनते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं तरीके से बनते रहते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो आपने कई बार देखा होगा, टैक्स यानी कि कर। अब आय कर होता है, अब क्वेश्चन दे देते कि ये कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है कि प्रत्यक्ष कर है, सिंपल क्वेश्चन आते, पर अपन पढ़े नहीं अगर तो फिर पता कैसे चले। और ये सदाबहार टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना है, इसके बिना तो शायद ही कोई पेपर बनता हो, पंचवर्षीय योजना के बिना शायद ही कोई पेपर बने, बिल्कुल आता ही आता है क्वेश्चन इससे तो। और वो स्टार्टिंग के याद रहते, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मोस्टली इन्हीं में से बनते रहते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा अलग से कुछ नहीं आता है। ठीक है, और थोड़ा अपन ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, गरीबी बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, इस टाइप से 4-5 टाइप रहते हैं, इसके अपन पढ़ लें तो इतना अगर अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में किसी ने पढ़ लिया तो आराम से चीजें हो जाएंगी, समझ लो कि बेड़ा पार हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हो गया। अब आगे अपन को और भी जैसे ज्योग्राफी है, अभी स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स है कुछ, इनके बारे में भी देखते हैं। तो मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता ही दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और जैसे ज्योग्राफी है, स्टैटिक जी के और करंट अफेयर्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बारे में अपन देखें तो ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन यहाँ वहां से आते रहते, घूमते रहते हैं क्वेश्चन। तो पहली नंबर तो अपन को भारत का परिचय, भारत का परिचय से मतलब कि भारत की ज्योग्राफी क्या कैसा है, राज्यों के बारे में, उनकी राजधानियां हैं और उसके आसपास की जो सीमा है, उसकी समुद्री सीमा है, ये सब अपन को पता होने चाहिए। भारत की दक्षिण बिंदु है कौन सा, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी।
सिंपली चीज है, भारत का जो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब इसके बाद जो कुछ टॉपिक है, भारत का सामान्य भूगोल। अब इसमें क्या है, मिट्टी है जैसे, तो मिट्टी से क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। ठीक है, मिट्टी हो गया। जलवायु है, भारत की जलवायु कौन सी है, या फसलें हो गई, अपन आगे देखें तो फसलों के बारे में, खरीफ रबी, इस टाइप से क्वेश्चंस। तो अलग अलग एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं आराम से। और फसलों की क्रांति, जैसे श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इस टाइप से क्वेश्चंस की कौन था, किसने शुरू की थी, कब की थी, तो ये कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। और मेन टॉपिक है जो जैसे नदियां हैं, बांध, झीलें, जलप्रपात, इनसे तो क्वेश्चंस हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नदियों के बारे में कि कहाँ से निकलती हैं, कौन सहायक नदी है। इसके बाद बांध है, तो बांध हो गया, झीलें, जलप्रपात है, दर्रे, आजकल दर्रे के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जैसे जोजिला दर्रा वगैरह है। ठीक है, बंदरगाह, बंदरगाह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने बंदरगाह, जैसे 13 बंदरगाह या कितने भी, उस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं, जैसे कि जो मंडल रहते हैं, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग टाइप के, सबके अलग अलग काम रहते हैं, कौन से मंडल में क्या चीजें होती हैं सब, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वायुमंडल। और पर्वत है, पठार है, घाट है, चट्टान है। ये आजकल घाट वाला टॉपिक है, ये बहुत ट्रेंडिंग में है। पश्चिमी घाट है, ठीक है, उत्तरी घाट है, इस टाइप से, जैसे घाट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। पर्वत पठार है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अपने, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें अपन को आराम से हो जाएं। ठीक, अब इसके बाद स्टैटिक जीके पे आए अपन। ये आजकल बहुत परेशान करता है टॉपिक, सबको बहुत अलग लगता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे तो क्या ही बोले, जनगणना। इसके बिना तो पेपर ही नहीं बन सकता कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि अभी जनगणना हुई भी नहीं है अपनी बहुत टाइम से, 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हो पा रही है कोविड की वजह से, तो इसी से काम चल रहा है 2011 वाली से, तो इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत। एक है 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं, इस पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। खेल और पुरस्कार, यानी स्पोर्ट्स वाला सेक्शन अलग और पुरस्कार वाले अवार्ड्स वाले, कौन सा अवार्ड, अवार्ड्स में बहुत सारी चीजें हो जाती, प्रेजेंट के अवार्ड भी कह दो, करंट के अवार्ड भी कह दो, तो कौन से किसको मिले, ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। और जो पहले भी अवार्ड्स मिल चुके हैं वो पता होने चाहिए, जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, इस टाइप से। अब ये वाला टॉपिक जो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, जैसे डांस हो गया, नृत्य, उससे संबंधित व्यक्ति है कि कौन सा व्यक्ति किस डांस से संबंधित है। अब ऐसे ज्यादा अपन को देखें तो बहुत ज्यादा डांस हो जाते, पर इतने भी नहीं है। मेनली अगर अपन शास्त्रीय नृत्य हैं जो अपने, उतने ही अगर अपन देख लें, भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है, सत्रिया है, ये सब अगर अपन देख लें तो इतने में, और इनके जो संबंधित व्यक्ति हैं जो इनके डांसर्स हैं वो देख लें तो इतने में अपना काम हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो डांसर्स रहते हैं, नृत्य करते हैं जो, उनको कौन से अवार्ड मिले थे, कब मिला था पद्मश्री या पद्म विभूषण। ठीक है, एक ये वाला कभी कभी आ जाता है, घराना और संबंधित व्यक्ति, ये कभी कभी बहुत आता, कभी कभी नहीं आता, ये पता नहीं कैसा टॉपिक है, बस आता है लेकिन। और एक ये है बहुत अच्छा टॉपिक, वाद्य यंत्र और वादक, कि कौन क्या प्ले करता है, जैसे बांसुरी कौन बजाता है या फिर वीणा कौन बजाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे बांसुरी है तो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ठीक है, और वीणा है तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं। सॉरी, वीणा नहीं, सितार, सॉरी माय मिस्टेक, सितार पंडित रविशंकर शुक्ल जी बजाते हैं। ठीक है, इसके बाद लेखक है, पुस्तक और दिवस। ठीक है, कौन सा लेखक है, कौन सी पुस्तक लिखता है, और कभी कभार दिवस भी अभी आ जाते हैं एक आध एग्जाम में कभी कभी। और ये हो गया बहुत महत्वपूर्ण स्थल, यानी कौन सी चीज, कौन सी, जैसे मंदिर है, मकबरा है, या फिर कोई बहुत बड़ी इमारत है, वो कहाँ पर, इस टाइप से चीजें। जैसे जो, और मोस्टली जो यूनेस्को में रहती, यूनेस्को वाली,
वही आती रहती है, यूनेस्को वाली सबसे ज्यादा आती हैं। अपन को लगता है कि कौन सी पढ़े कौन सी, यूनेस्को वाली अगर जो यूनेस्को के धरोहर स्थल है उनको पढ़ ले तो हो जाता है। उसके बाद आया करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में पढ़ने को बहुत चीजें होती हैं, पर अपन ज्यादा उसमें घुसेंगे तो शायद बाकी जी की अपनी छूट जाती है। तो बाकी मेनली अपन को ये चीजें तो पता होनी चाहिए, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, कौन सी पोस्ट पर है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या फिर कुछ कंपनीज के भी आ जाते हैं, बड़ी बड़ी जो रहती मल्टीनेशनल्स। योजनाएं से तो क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सी योजना कब लागू हुई थी, किससे संबंधित है, किसने शुरू की थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो स्पोर्ट्स चलते रहते हैं, अवार्ड्स चलते रहते हैं, उनके बारे में, और प्रेजेंट की बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में। और महोत्सव होते हैं, महोत्सव स्ट्रैटेजी के में भी आ जाता है और करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो साइंस अभी रह गया है, साइंस के लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो साइंस अलग हो जाएगा। वैसे भी जी के अपन की हो ही गई ऑलमोस्ट। अगर इतना जितना मैंने बताया है, अगर उतना ही अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पर बात यह है कि इनको एक बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना, फिर रिवीजन करना है, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो अपन को सोचना ना पड़े और कंफ्यूजन ना हो। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और ये जो टॉपिक्स हैं आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से, वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं इसके प्रॉपर लिख के उस पे टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। और हाँ, मैंने जो बुक के बारे में बताया था कि लास्ट में बुक बताऊंगा मैं, तो प्रैक्टिस के लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, वो थ्योरी वाली नहीं, एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है लूसेंट की, वो आप परचेस कर सकते हैं। मैं इसकी फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।